अभी रिसेंटली मामा अर्थ का आईपीओ आया है। मामा अर्थ लिस्ट हुई है, लेकिन इससे पहले पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत से वीडियो डाले कि मामा अर्थ लोगों को मामू बना रहा है, मामा अर्थ डार्क साइड ऑफ मामा अर्थ। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातों को उछाला गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस कॉइन का, इस सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूं, द ब्राइट साइड ऑफ मामा अर्थ आईपीओ। देखिए, मामा अर्थ आईपीओ 7 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने तकरीबन 11 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया। रिटेल ने सिर्फ और सिर्फ 1.4 टाइम किया। अब इसका मतलब क्या है? QIBs वो हैं जो फिडेलिटी, ग्लोबल पेंशन फंड और इस तरह के अबू धाबी कैपिटल फंड, बहुत बड़े बड़े फंड से पैसा लगाया है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या ये फंड बेवकूफ है? क्या उनके पास किसी तरह की रिसर्च नहीं है? दोस्तों, मेरा तो ये कहना है कि मामा अर्थ का आईपीओ एक सेलिब्रेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की। मामा अर्थ का आईपीओ एक सेलिब्रेशन है ग्रेट स्ट्रेटजी एंड स्केलिंग अप की। आज 2016 में एक कंपनी शुरू होती है 2,47,590 की पेड अप कैपिटल से, जहां पर ये दोनों वाइफ हस्बैंड, वरुण अलग और गजल अलग। गजल एक कॉर्पोरेट ट्रेनर जो 2-4-5 हजार की ट्रेनिंग करती थी, और वरुण कोक में, HUL में, और डियागो जो कंपनी सिमरन वोडका बनाती है या डिस्ट्रीब्यूटर है उनके, वहां से तजुर्बा लेके सब कुछ अपना दांव पर लगाकर और अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। 2016 से 2023 में एक कंपनी को $1 बिलियन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई माई का लाल SME या एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप 7 साल में ये काम करके दिखाए। बहुत कम लोग हैं, आप उंगलियों पे भी नहीं गिन सकते, जो 7 साल में ये काम कर सकते हैं। और यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये IIT और IIM नहीं है। अक्सर मैं स्टार्टअप से या बहुत सारे छोटे SME से, MSME से ये सुनता हूं कि जी फंडिंग तो IIT वालों को मिलती है, फंडिंग तो IIM को मिलती है। यहां पे इन्होंने ये रॉन्ग प्रूव कर दिया। मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं हो, मैं आज तक इनसे मिला नहीं हूं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं सिर्फ अपने तजुर्बे से, एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट पे कह रहा हूं, जो मैं अप्रिशिएट करता हूं, इनको सलाम करता हूं, इनकी रिस्पेक्ट करता हूं कि ये अपनी नौकरियां छोड़ के और इस रिस्क को इन्होंने लिया और 7 साल में वो कर दिखाया। अच्छे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर दुनिया में नहीं कर पाते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्राइट साइड ऑफ मामा अर्थ आईपीओ की स्टोरी बताता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया, गजल अलग जो को फाउंडर हैं और वरुण की वाइफ भी हैं, ये कॉर्पोरेट ट्रेनर थी। और कॉर्पोरेट ट्रेनर मैं जानता हूं, मैं इंडस्ट्री से हूं, 10, 5, 20 हजार रुपए की ट्रेनिंग मिलती है, बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन गेम चेंजर जो यहाँ पर तजुर्बा है वो वरुण का है। वरुण कोक में काम करते थे, HUL में काम करते थे और बहुत ज्यादा इनको मार्केटिंग का तजुर्बा रहा है। सिमरन वोडका वाली जो कंपनी है डियागो, उसमें भी उन्होंने काम किया। तो जब ये तजुर्बा ये लेके उतरे, जब इनको मार्केटिंग का पूरा तजुर्बा था, ब्रांडिंग का तजुर्बा था, लेकिन गेम चेंजिंग कहां से हुई कि इनको जब पहला बेटा हुआ अगस्त्या, तो गजल को प्रॉब्लम ये हुई कि अगस्त्या को स्किन डिजीज थी, एक्जिमा, और डॉक्टरों ने बोला कि इसको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, और नेचुरल प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में थे नहीं। तो गजल ने घर में कुछ प्रोडक्ट बनाने शुरू किए और वहां से जर्नी हुई मामा अर्थ की। इनकी जो पेरेंट कंपनी है होनासा, जो कंपनी का नाम है जिसमें आईपीओ आया है, उस कंपनी का जन्म हुआ 2016 में 2,45,790 रुपए की पेड अप कैपिटल से। अब यहां से देखिए इनकी स्ट्रेटजी, इनकी ग्रोथ, पहले 2 साल में 20 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, जो कोई छोटी बात नहीं है कि स्टार्टअप के लिए 2 साल में 20 करोड़ का टर्नओवर करना। लेकिन कैसे कैसे इन्होंने किस वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई, ये भी मैं जानता हूं कि आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत स्टार्टअप से मिलता हूं। एक 2.5 करोड़ की फंडिंग लेने के लिए एक स्टार्टअप ने बताया कि उसको 160 रिजेक्शन झेलनी पड़ी। जी हाँ, 160 लोगों ने मना किया, तब उनको फंडिंग मिली। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितना स्ट्रगल, कितना हासिल रहा होगा, लेकिन जर्नी अमेजिंग है। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 2016 में पहला सीड राउंड फायर साइड वेंचर्स ने 13 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे दिया।
2017 में स्नैपडील फाउंडर्स ने 32 करोड़ की वैल्यूएशन पे कुछ फंड लगाया और 2018 में सीरीज ए राउंड इनको स्टेलर वेंचर्स और ऋषभ मारीवाला जो मैरिको के फाउंडर हैं, उन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया 98 करोड़ की वैल्यूएशन पे। यहां तक तो ठीक था और इन सब लोगों ने आईपीओ पे एग्जिट भी लिया है। किसी ने 50 गुना, किसी ने 100 गुना पैसा बनाया है इस आईपीओ से। यही नहीं, इसके बाद बड़े बड़े फंड आने शुरू हो गए। सबकी नजर पड़ी कि कंपनी इज वेरी गुड। 2020 में सिक्वेयर कैपिटल आए, वो इसको 6 गुना ले गए, 686 करोड़ की वैल्यूएशन पे उन्होंने फंडिंग दी। 2021 में सोफाइन वेंचर्स, जी हाँ, सोफाइन वेंचर्स ने 5000 करोड़ के ऊपर फंडिंग दी। तो देखिए 686 करोड़ से सीधा 5000 करोड़ का जंप लगा 2020 और 21 में। और 2021 में सिक्वेयर कैपिटल आया जिन्होंने 8000 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंडिंग की। अब कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $1 बिलियन टच हो गई। कंपनी एक यूनिकॉर्न बन गई और इन्होंने 2023 के बिगनिंग में आईपीओ फाइल किया 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि कुछ कंपनियां पिछले दिनों जैसे पेटीएम, नाइका, जोमैटो, इनके शेयर होल्डर्स ने मार खाई, 40% शेयर डाउन पे खुले हाई वैल्यूएशन पे। और ये सब कंपनियां लॉस मेकिंग है। पहले इंडिया में लॉस मेकिंग कंपनीज का आईपीओ नहीं आ पाता था, लेकिन ये कंपनियां जाके नास्डैक में लिस्ट करती थी। तो सेबी ने सोचा, सरकार ने सोचा कि हमारी कंपनियां दूसरे देशों में लिस्ट कर रही हैं और उनको ये समझ में आया कि जो आज के जमाने के स्टार्टअप है, जो 5-6 साल में $1 बिलियन, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ की कंपनियां बनती हैं, ये बड़ी टॉप लाइन, बड़ा रेवेन्यू अचीव करती है, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती क्योंकि इतनी जल्दी बिल्डिंग करने में ब्रांड को मार्केटिंग पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। और जब मार्केटिंग पे इतना खर्चा होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी शुरू में नहीं आती है। तो जब इन्होंने 24,000 करोड़ का ड्राफ्ट प्रपोजल सेबी में फाइल किया तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आया, बिकॉज जोमैटो और नाइका और पेटीएम के बैड एक्सपीरियंस की वजह से इन्वेस्टर्स को कुछ नुकसान हुआ। तो सेबी ने ऑब्जेक्शन लिया तो इन्होंने रिवाइज कर दिया। नाउ ये 24,000 से 10,000 करोड़ इन्होंने कर लिया, जो मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात करी, इंटेलिजेंट बात करी। लेकिन इसका भी सोशल मीडिया पे जम के मजाक उड़ाया गया कि जी 24,000 करोड़ से 10,000 कर दिया। अरे भाई, अच्छा किया, एक इंटेलिजेंट डिसीजन है। रेगुलेटर ने ऑब्जेक्शन लगाया तो कंपनी ने उसको ठीक कर दिया। कोई 24,000 करोड़ ले तो नहीं लिए। तो यहां पर अब सोचने लायक बात आती है कि जब इस कंपनी में QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो दुनिया के इतने बड़े बड़े फंड हैं, इस वैल्यूएशन के ऊपर पैसा लगा रहे हैं और पुराने इन्वेस्टर्स से अच्छा पैसा बना लिया है, वो निकल गए हैं इसमें से। शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस भी की ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने भी आईपीओ के टाइम के ऊपर एग्जिट लिया। अब ज्यादातर रह गए ये फंड्स, और ये फंड्स देख रहे हैं वो जो आम इन्वेस्टर नहीं देख पाता है, क्योंकि आम इन्वेस्टर को थोड़ा शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए और शेयर बाजार दोस्तों लॉन्ग टर्म पैसा बनाने की जगह है, ये हम सब जानते हैं। लोग अक्सर आईपीओ में पैसा लगाते हैं कि लिस्टिंग गेन मिलेंगे, कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। लेकिन जब उसके बाद कंपनी, वॉरेन बफेट मना करते हैं कि आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए, कंपनी की परफॉर्मेंस देख के लगाइए। तो यहां पर भी आप जब इस कंपनी की परफॉर्मेंस को वॉच कीजिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जहां आपको लगे कि अब टर्न अराउंड सिचुएशन होने वाली है, हो सकता है करेक्शन आए 10, 20, 30% की, हो सकता है करेक्शन आए, पॉसिबल है मार्केट में, क्योंकि अब कंपनी की जर्नी शुरू हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने की, और एक्सपेंड करने की, और स्केल अप करने की। तो हो सकता है फर्दर और खर्चे होए, थोड़े बहुत घाटे और होए, और शेयर प्राइस नीचे भी आ सकता है या नहीं भी आए, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट को। लेकिन आप नजर रखिए, कंपनी अच्छी है। जब भी कंपनी का, जैसे जोमैटो भी प्रॉफिटेबल हुई है और जोमैटो का शेयर 40 से 124 रुपए 3 गुना पिछले 6 महीने में हो चुका है। तो कंपनी का प्रोडक्ट घर घर यूज होता है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, फाउंडर्स डायनेमिक हैं, बड़े बड़े फंड्स की बैकिंग है। तो जब भी टर्न अराउंड आने का टाइम आए, आप रिजल्ट्स पे नजर रखिए। वहां पर आपको लेवल से थोड़ा महंगा मिल सकता है, लेकिन वहां पे सेफ रहेगा कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे। और अब आते हैं लर्निंग, कि इस सारी एपिसोड से, इस आईपीओ से और मामा अर्थ की जर्नी से एंटरप्रेन्योर्स की लर्निंग क्या है। देखिए, नंबर 1 एक ये बहुत बढ़िया केस स्टडी है मार्केटिंग, ब्रांडिंग और स्ट्रेटजी की, कि किस तरीके से वरुण और गजल एक मार्केटिंग और स्ट्रेटजी के साथ बड़ी स्पीड के साथ इन्होंने इसको स्केल अप किया। नंबर 2 स्टोरी टेलिंग, इनसे फंडिंग लेना, जिन फंड से इन्होंने फंडिंग लिया, आसान बात नहीं है। वहां पर एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, एक अच्छी प्रेजेंटेशन, एक अच्छी पिच,
इमेज, एक अच्छा विजन दिखाना जरूरी है। तभी फंड हाउसेस का फंडिंग मिलता है जब वो देखते हैं कि इनमें पैशन है, इनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तो ये वाली लर्निंग इन्होंने देखी और प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब चीजों पे इन्होंने ध्यान देके कंपनी को आगे बढ़ाया है। और मेरी तरफ से तजुर्बा की एडवाइस इनको ये है कि वरुण और अलग, अभी तक आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जर्नी तो अब शुरू हुई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रोथ हैकिंग को लगाना है, जैसे उबर ने लगाई थी। मार्केटिंग में बहुत पैसा ना बर्न करके कुछ ऐसे हैक्स लगाए थे जिससे वायरल मार्केटिंग हुई थी। तो आप वायरल मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, ताकि आप मार्केटिंग के खर्चे को कम करेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 2, प्राइसिंग पे ध्यान दीजिए। देखिए 1% प्राइस इंक्रीज आपका 10% प्रॉफिट बढ़ाती है। इस चीज को ध्यान में रखें, थोड़ा प्राइसिंग स्ट्रेटजी को देखिए। नंबर 3, अपने ओवरहेड्स और खर्चों को कंट्रोल में रखिएगा हमेशा। रिमेन ऑलवेज लीन और मीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ हीरो प्रोडक्ट्स ऐसे लाइए जहां पे आपका ब्लू ओशन हो, आपको कंपीट नहीं करना पड़े। और कस्टमर लॉयल्टी और रेफरल्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिपीट कस्टमर्स पे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं आता है, आपका मार्केटिंग का खर्चा बढ़ता है। अगर आप ये तजुर्बा की एडवाइजेस को ध्यान में रखेंगे, या आप ऑलरेडी रख रहे होंगे, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, तजुर्बेकार हैं, अगर ये सारी चीजें आपके ध्यान में हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मामा अर्थ इस सेगमेंट में, पीवीसी सेगमेंट में एक टॉप कंपनी होगी। दूसरे स्टार्टअप्स के लिए जो इस एरिया में काम कर रहे हैं D2C में, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी, और हम सबके लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू।